हाँ जी, आप सभी का स्वागत है साथियों। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति स्टार्ट करने से पहले जो कुछ बेसिक जानकारियां है वो बताता हूँ साथियों आपको। देखो, भारत के अंतर्गत ब्रिटेन की तर्ज पर ही संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसका अगर मूल कारण देखते हैं तो साथियों, जो हमारे संविधान निर्माता थे ना, उनकी पढ़ाई अधिकतर ब्रिटेन से ही हुई थी। तो इस कारण जो संसदीय शासन व्यवस्था थी उसको वो नजदीकी से पहचानते थे। अपनाने का कारण यही था। तो इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी देखते हैं क्या कि ये संसदीय शासन व्यवस्था होती क्या है। तो साथियों, ये संसदीय शासन व्यवस्था है ना, जो ब्रिटेन के अंतर्गत है, जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है ना, उस पर आधारित है। पहले तो साथियों देखते हैं एक बार राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो गए साथियों। अपन बात कर रहे थे संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था साथियों, ये ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल है ना, उस पर आधारित है। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है साथियों। दूसरी बात करते हैं क्या कि ये संसदीय शासन व्यवस्था होती है ना, इसके अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इसके अंतर्गत कार्यपालिका, एक तो साथियों नाम मात्र की। अगर हम नाम मात्र की कार्यपालिका की बात करें तो ब्रिटेन के अंतर्गत तो कौन आते हैं? सम्राट और महारानी नाम मात्र की कार्यपालिका में आते हैं। और अगर भारत की बात करें तो उसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति है ना, वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? भारत की। तो कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा प्रकार है साथियों, कौन सा? वास्तविक। तो वास्तविक में ब्रिटेन और भारत में जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है ना, वो वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है। साथियों, जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है ना, उसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है साथियों। अगर हम आगे की बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में, तो उसमें एक सिद्धांत पाया जाता है। कौन सा? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। नाम लिख रहा हूं साथियों, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। पहली बात तो यही रहेगी कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है ना, ये होता क्या है साथियों? जिस प्रकार से, कैसे कि मंत्रिपरिषद में है ना, अगर किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दिया जाता है ना, तो जो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। तो ये होती है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में साथियों कहा जाता है
कि जो ये मंत्री है ना वो एक साथ ही तो तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। कारण क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अगर किसी एक मंत्री के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दिया गया, पास कर दिया गया है ना, तो उसमें पूरी मंत्रिपरिषद को ही इस्तीफा देना पड़ेगा। यह हो गई अपनी संसदीय शासन व्यवस्था की। अगर आपके मन में एक दूसरा सवाल हो रहेगा, क्या कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, तो उसके बारे में बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? तो वो हो गई कहाँ? अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है ना, वही सर्वोच्च कार्यकर्ता धर्ता होता है। सारे कार्य जैसे भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक हो गए ना, उसी प्रकार से अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो उसके अंतर्गत राष्ट्रपति ही, अपनी भाषा में बात करें तो माए बाप राष्ट्रपति ही होता है। साथियों, जो राष्ट्रपति और उसके जो निजी सचिव होते हैं ना, उनको वहां की जो संसद है ना, उसका सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। किसका? कांग्रेस का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, वहां के सदन की बात कर रहा हूं साथियों। ये हो गई अपनी संसदीय शासन व्यवस्था। दूसरी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में और आगे की बात क्या है कि साथियों, इसके अंतर्गत जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है ना, वो भी नहीं है। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो गई। अगर हम साथियों आगे की बात करते हैं तो जो भारत का मूल संविधान था ना, उसके अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था है ना, उसका एक भी बार उल्लेख नहीं है। मजेदार बात तो यह है साथियों कि अपने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन अपने संविधान में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। एक वाद है, कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। कब हुआ? केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। साथियों, ये 1973 के अंतर्गत हुआ था। 1973 में इसके अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया। क्या कहा? कि जो ये संसदीय शासन व्यवस्था है ना, ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। संविधान का आधारभूत ढांचा है। कौन से वाद में कहा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जो 1973 के अंतर्गत हुआ था। उसके अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो ये संसदीय शासन व्यवस्था है ना, ये भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। साथियों, कि जब अपना भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो एक बात, बेसिक सी बात यह है कि राष्ट्राध्यक्ष को राष्ट्रपति नाम से संबोधित करने का जो सुझाव था ना, वो किसने दिया? कैसे? जैसे भाई कोई बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण किया जाता है, तो नामकरण सुझाने वाला होता है, नामकरण बताने वाला होता है। जैसे पंडित जी के पास में जाते हैं, वो 2-4 नाम बताता है। उसी प्रकार से जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसको राष्ट्रपति नाम से संबोधित करने का प्रस्ताव या उसको सुझाने का काम किसने किया था? तो साथियों, एक तारीख 30 अप्रैल 1947 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा कहा गया कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसको राष्ट्रपति नाम से संबोधित किया जाएगा। किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ये हो गई साथियों अपनी बेसिक सी जानकारी। अब आगे की चर्चा करते हैं। अब आते हैं मेन अनुच्छेदों पर कि कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52।
साथियों बात करते हैं आर्टिकल 52। इसमें क्या कहा गया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस 4 शब्द बोले गए। भारत का एक राष्ट्रपति। साथियों दिखने में भी सबसे छोटा दिख रहा है और यह भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। यह बात याद रखने वाली है। भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद, छोटा अनुच्छेद है साथियों ये। अगर हम आगे के अनुच्छेद 53 की बात करते हैं, आर्टिकल 53, साथियों ये क्या कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ना, वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। उन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं राष्ट्रपति जी कर सकते हैं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवा सकते हैं। यह अपना अनुच्छेद 53 कहता है। संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों से इनका प्रयोग कर सकता है, इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है साथियों। प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति जी में निहित होगी। या तो वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवा सकता है। साथियों अपन अनुच्छेद 54 से पहले अनुच्छेद 74 की बात करेंगे। 74 क्या कहता है साथियों? आर्टिकल 74। साथियों इसके अंतर्गत कहा गया है क्या कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री होगा। साथियों अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। साथियों अनुच्छेद 74 के आधार पर यह कहा जा सकता है क्या कि जो कार्यपालिका शक्ति है ना, कार्यपालिका है ना, उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो उसका वास्तविक प्रधान, जो अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होगा। यह अनुच्छेद हम 74 के आधार पर अच्छी तरह से इसके अंतर्गत निहित है साथियों। क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु कौन होगी? जो मंत्रिपरिषद कहेगी वो ही राष्ट्रपति करेगा। साथियों अगर हम अनुच्छेद वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की बात करें, जो ये इंदिरा गांधी सरकार के अंतर्गत हुआ था। क्या हुआ? इंदिरा गांधी सरकार के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ। उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि जो मंत्रिपरिषद की सलाह है ना, वो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्यकारी होगी। ये अपना साथियों
ये अपना 74 तो हो गया, लेकिन इससे पहले बात करेंगे अपन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। बयालीसवां आर्टिकल नहीं है साथियों, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इसके अंतर्गत क्या कहा, मंत्रिपरिषद की सलाह ये को मानना प्रधानमंत्री के लिए बाध्य, वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। परिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी होगा। मानना बाध्यकारी होगा। इंदिरा गांधी सरकार ने कह दिया कि जो मंत्रिपरिषद कहेगी राष्ट्रपति उसको मानेगा। ठीक है साथियों। अगर हम साथियों आगे की चर्चा करें तो जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके द्वारा एक संशोधन किया गया, वो 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। इसके अंतर्गत किसके शासनकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल में, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। विचार के लिए वापस लौटा सकता है। साथियों 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जो मोरारजी देसाई की सरकार के अंतर्गत यह संशोधन किया गया। तो उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जी है ना, वो मंत्रिपरिषद के सुझाव को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। अगर हम वापस लौटाने की बात करें तो साथियों ऐसा बहुत बार हो चुका है। अगर इतिहास में बात करें तो इसका प्रयोग बहुत बार किया जा चुका है, लेकिन जो दो मेन बात है वो दो याद रखना साथियों। कौन सी है? एक तो के आर नारायण जी अपने राष्ट्रपति थे। तब क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जो ये बिहार के अंतर्गत, बिहार की उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राबड़ी देवी जी थी, लालू प्रसाद यादव जी की मिसेज राबड़ी देवी जी प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री थी बिहार की। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए। तब जो के आर नारायण जी अपने राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ना पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया था। एक मुद्दा तो ये हो गया साथियों। कब की? 1998 की बात है। पहली बात कब है? 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा कहा गया किसके बारे में? बिहार राज्य। मुख्यमंत्री कौन थे? राबड़ी देवी। पहली बात तो ये हो गई, जो जिसको
इन्हीं के शासनकाल में KR नारायण जी थे ना, उन्हीं के शासनकाल में इस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन का ये नियम है? ये 44वें संविधान संशोधन 1978 का है। अगर दूसरी बात करते हैं साथियों, तब इंद्र कुमार गुजराल जी थे। कब? ये 1997 की बात है। 1997 में प्रधानमंत्री कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल जी। इंद्र कुमार गुजराल। तब जो अपने पूर्व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जी थे, कौन? कल्याण सिंह जी। वो उस समय यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो इंद्र कुमार गुजराल ने कहा कि जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है ना, ये बुलडोजर बहुत चला रही है। साथियों, उस समय बुलडोजर चलते भी नहीं थे। बुलडोजर तो आज मोदी इसमें योगी जी के शासनकाल में चल रहे हैं, लेकिन कुछ होता ही है, जो विपक्षी पार्टी है, केंद्र में अगर अलग पार्टी हो और राज्य में अलग पार्टी हो, तो ऐसा मुद्दा चलता ही रहता है। तो इंद्र कुमार गुजराल ने कहा कि कल्याण सिंह जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह क्या थे? मुख्यमंत्री। ठीक है साथियों, ये तो हो गई अपनी बातें हो गई साथियों। अगर हम आगे की चर्चा करते हैं, कौन सी? अनुच्छेद 54 की बात करें साथियों, तो उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, उसका उल्लेख है साथियों। आर्टिकल 54, इसमें बात करें क्या? 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल। पहली बात तो यह है क्या कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता कैसे है। साथियों, आपने अनुमान लगाया होगा क्या? जो अपने विधानसभा चुनाव है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 14 जनवरी को होने वाले हैं, तो आपको पता है कैसे? ये तो होती है ईवीएम। ईवीएम के माध्यम से होते हैं। यहां पे आ गया क्रम 1 2 3 4, यहां पर आ गया प्रत्याशी का नाम ABCD। ये आपको विधानसभा चुनाव की बात बोल रहा हूं साथियों। जो अलग चुनाव होते हैं ना, उनकी बात बोल रहा हूं। राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे। और यहां आ गया क्या? उनका सिंबल आ गया। जैसे कांग्रेस का आ गया, बीजेपी का आ गया, निर्दलीय के भी कोई, किसी का हाथी किसी का घोड़ा, ये आ गया। आगे आता है क्या? बटन आता है, भाई किसको देना है। ठीक है साथियों, ये तो हो गई अपनी विधानसभा चुनाव की बात। ये हुई तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे एक नंबर पर सब सर्वाधिक वोट इसके आ रहे हैं तो यही चुना जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है साथियों। साथियों, चुनावों की बातें बाद में होगी, पहले है ना इनको वोट देने वाले हैं वो कौन कौन, इनकी वोटिंग के अंतर्गत शामिल कौन कौन होता है, पहले वो बात करेंगे साथियों। पहले वो बात करते हैं क्या कि एक तो संसद के दोनों सदन है ना, संसद के दोनों सदन, इनके निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। साथियों, यहाँ बात रखने वाली बात को याद रखने वाली ये है क्या कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है ना, वो इसकी वोटिंग में भाग ले सकते हैं। बाकी जो मनोनीत सदस्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा के अंतर्गत 2 आंगल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। अगर अनुच्छेद 80 की बात करें तो उसके अंतर्गत राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कौन कौन से? अगर साहित्य हुआ, कला, वो समाज सेवा, इनके अंतर्गत जो जो टॉप लोग होते हैं,
भाई किसी क्षेत्र के अंतर्गत जो मोस्ट लोग होते हैं ना उन्हीं को निर्वाचित किया जाता है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो अनुच्छेद 333 के द्वारा गवर्नर के द्वारा एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा के अंतर्गत वो मनोनीत किया जाता है। ठीक है साथियों, तो इसके अंतर्गत संसद के दोनों सदन है ना उन्हीं के निर्वाचित सदस्य वोटिंग में भाग ले सकते हैं। दूसरी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। साथियों, जो विधान परिषद होते हैं उनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कैसे? क्योंकि अपने देश के अंतर्गत सभी राज्यों के अंतर्गत विधान परिषद है ना वो नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण से विधान परिषदों के सदस्य है ना वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तीसरी बात करते हैं साथियों, 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 1992 के अंतर्गत हुआ। इसके अंतर्गत 2 यूटी केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से? दिल्ली और एक पुडुचेरी, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। साथियों, मेन बात तो ये है 70वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। इसके अंतर्गत जो 2 यूटी है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन से? एक तो दिल्ली और एक पुडुचेरी, इनकी विधानसभाओं के सदस्य है ना वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। वोटिंग देने का अधिकार उनको भी होता है। साथियों, अगर हम बात करते हैं कि जो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है इन्होंने सर्वप्रथम वोट कब दिया, तो जब KR नारायण भारत के राष्ट्रपति बने, KR नारायण 1997। साथियों, इन दोनों यूटी है ना, ये दोनों इन्होंने 1997 में सर्वप्रथम वोट दिया। अभी अपन ने बात की क्या कि जो मनोनीत सदस्य है ना उनको निर्वाचन का अधिकार नहीं होता। लेकिन साथियों, आज तक के इतिहास के अंतर्गत एक समय था कब? तब आंग्ल भारतीय सदस्य थे जो मनोनीत थे ना पश्चिमी बंगाल से, उनका नाम क्या था? डेरेक ओब्रायन। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आंग्ल भारतीय होते हुए भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था। ये साथियों पश्चिमी बंगाल से जो राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस है ना उसके सदस्य, राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। किसके? राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। साथियों, ये तो हो गई अपने अनुच्छेद 54 के बारे में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा। पहली बात, राष्ट्र संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित है साथियों, यहाँ मनोनीत सदस्य नहीं है। दूसरा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य जो अनुच्छेद 333 के तहत जो राज्यपाल को विधानसभाओं में एक सदस्य है जो आंग्ल भारतीय है ना। एक दिमाग में आएगा आंग्ल भारतीय होता क्या है? साथियों, आपको पता होगा जिनके माँ या बाप दोनों में से एक है ना जो विदेशी हो उन्हीं को आंग्ल भारतीय की संज्ञा दी गई है। साथियों, एक तो वो हो गया। इनमें साथियों याद रखना कि जो विधान परिषद है ना उनके सदस्य इस प्रक्रिया के अंतर्गत भाग नहीं लेते। 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 2 यूटी, कौन कौन सी? दिल्ली और पुडुचेरी, इन्होंने ये भी है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम कब भाग लिया? तो वो बात है 1997 में। कब? राष्ट्रपति कौन बनने वाले थे? राष्ट्रपति बने कौन? KR नारायण जी राष्ट्रपति बने, उस समय की बात है साथियों। ये तो हो गई साथियों अपनी बात।
एक बार जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, उन अनुच्छेदों को देखते हैं साथियों। पहले अपना संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। इससे कब? एक तो आर्टिकल 331, दूसरी बात करें आर्टिकल 80। इसके तहत तो क्या है, लोकसभा में 2 अंगलबार रहती है, 2 अंगलबार रहती है। मनोनीय। इसमें राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से संबंधित कितने? 12 सदस्य। अगर तीसरी बात करते हैं अनुच्छेद 333, क्या कहता है कि राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एक अंगलबार रहती है, एक अंगलबार का मनोनयन किया जा सकता है। ये तो साथियों, ये 2 अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 80 ये तो राष्ट्रपति के संदर्भ में है। क्या संदर्भ में है? पहले सुनो। अनुच्छेद 331 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के अंतर्गत 2 व्यक्तियों को, जो कौन आंग्ल भारतीय है ना, उनको मनोनयन कर सकता है। दूसरा, अगर अनुच्छेद 80 की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के संदर्भ में 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 333 विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनयन कर सकता है। यह हो गई साथियों इससे संबंधित कुछ तथ्य है जो आपको मैं बता भी चुका हूं। कौन कौन से? एक तो है कि संसद के दोनों सदन ना, उनके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। तो सवाल ये भी तो बनता है कि मनोनीत सदस्य है ना, वो भाग क्यों नहीं लेंगे? तो साथियों इसका एक कारण है कि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है ना, वो प्रभावित होगा और जो राष्ट्रपति का निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। पहला कारण ये है साथियों। दूसरी बात करें कि जैसे राज्यों के अंतर्गत विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेते हैं, तो विधान परिषदों के भी सदस्य भाग लेने चाहिए। साथियों अपने देश में समस्या ये है कि जितने भी राज्य हैं ना, उनके अंतर्गत सभी के अंतर्गत विधान परिषदों की स्थापना नहीं है। जैसे राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, क्या कि राजस्थान में भी विधान परिषद की स्थापना की जाए, लेकिन वो उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। उसी कारण ये मेन कारण रहा। तीसरी बात करते हैं कि जो ये पुडुचेरी और दिल्ली है ना, इनकी विधानसभा है, तो इन्होंने सर्वप्रथम वोट कब दिया? तो वो है 1997 में। KR नारायण क्या बने? राष्ट्रपति बने। अगर हम आगे की बात करते हैं कि आंग्ल भारतीय सदस्य जो मनोनयन होते हैं, उन्होंने आज तक ही वोट नहीं दिया। क्या दिया था साथियों? एक व्यक्ति थे, डेरेक अब्रायन, जिन्होंने कब का तो पता नहीं साथियों, लेकिन बात करें डेरेक ओब्रायन, ये पश्चिमी बंगाल से थे। और कौन सी पार्टी से थे ये साथियों? जो राष्ट्रीय तृणमूल
कांग्रेस है ना, उसके राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।